कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। Готовы выполнить любую поставленную задачу любой। और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरोव पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरोव को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर यह था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 4 फौजी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बताया गया कि इनमें हथियारों के अलावा गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होते रहे। उधर रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया, जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहें कि वॉर क्राइम जिसको कहें, उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। वहीं ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। ये खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद और रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बल्गेरिया से। बल्गेरिया ने यह कहा है कि वो यूक्रेन के सैन्य उपकरणों की मरम्मत करने की मदद जारी रखेगा। इसे लेकर बल्गेरिया की संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि बल्गेरिया ने कहा है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य साजो सामान की मरम्मत करेगा, ना ही यूक्रेन को सीधे तौर पर कोई हथियार मुहैया कराएगा। से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting in a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे
और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए। लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारियापोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं। और महायुद्ध के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के कई प्रांतों में एयर अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन प्रांतों में रूस के हवाई हमले की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर यूक्रेन ने यहां एयर अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन के कई शहरों में यह अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर लोगों को चेताया जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त रूस की सेना आप पर हमला कर सकती है। ऐसे में जहां कहीं है, अपने आप को महफूज रखिए। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।
कादिरफ ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरफ के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरफ के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरफ का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। Готовы выполнить любую поставленную задачу любой. और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरफ पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरफ को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर यह था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, होम लोन महंगा हो सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला लिया। इससे रेपो रेट 4.4% तो सीआरआर 4.5% हो गया। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन समेत कई लोन महंगे हो सकते हैं। आरबीआई ने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती महंगाई की दलील दी। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 40 basis points. महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई, लेकिन रिहाई के कागज समय पर तलोजा जेल नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी रिहाई नहीं हो पाई। वापस से उन्हें जो है भाईकला जेल ले आया गया है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के पहले गाने का टीजर जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई, इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। रेलवे ने कई ट्रेनों के 1100 फेरे रद्द कर दिए ताकि कोयले की सप्लाई में तेजी लाई जा सके। आशंका है कि मई में बिजली संकट बढ़ सकता है, इसी वजह से ये फैसला लिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक सुरंग का पता चला। बीएसएफ के तलाशी अभियान में इसकी जानकारी मिली। खबर है कि इसी सुरंग से 2 आतंकी भारत में घुसे थे जो बाद में मारे गए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का परिसीमन का काम पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग के परिसीमन का काम लगभग पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आज परिसीमन आयोग की बैठक होगी, जिसके बाद परिसीमन से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। आज ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक करेंगी। राज्य में जनसंपर्क अभियान को लेकर होगी चर्चा। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के एक नेता को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद आरजेडी नेता को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने आरजेडी नेता पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी और उन्हें घायल कर दिया। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर राज ठाकरे भड़क गए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने साफ किया कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस मसले पर शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो एमएनएस के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में एक बिल्डर की हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इन आरोपियों ने मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया तो पुलिस को इनकी जानकारी लग गई थी। 2 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में कुछ कांग्रेस समर्थक वकीलों ने पी चिदम्बरम को घेर लिया। इस दौरान वकीलों ने डेयरी भ्रष्टाचार केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने पर उनसे नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसी केस में अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। ट्विटर के इस्तेमाल पर पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को ट्विटर का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर पैसे देने पड़ सकते हैं। ट्विटर खरीदने वाले एलॉन मस्क ने इसकी जानकारी दी। हालांकि आम यूजर को इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद समेत कई मुद्दों पर शरद पवार ने एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को गुजरात के दाहोद जाएंगे, जहां वो आदिवासी समुदाय के लिए एक अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए वन संपत्ति पे आदिवासी का अधिकार वो कानून दिया। यूपी के बस्ती जिले में चला प्रशासन का बुलडोजर। बस्ती जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान शुरू किया और बुलडोजर की मदद से कई पक्के मकानों को ढहा दिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा न आए, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नैनीताल के रिहायशी इलाके में घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेंदुए एक मोहल्ले में घूमता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जंगल में लगी आग की वजह से तेंदुआ इन दिनों रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक थाने में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश गले में तख्ती डालकर पहुंच गए और थानेदार के सामने हाथ जोड़कर शपथ ली कि वो दोबारा कभी अपराध नहीं करेंगे। नसीम और नईम नाम के इन दोनों अपराधियों पर गोकशी समेत 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने नेपाल के राजनयिक की बेटी की शादी में शामिल होने पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा भारत विरोधी नेपाल और चीन के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी नेताओं ने देश के अहम मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए राहुल के मामले को तूल दिया। लोग अपना उल जलूल बयान दिन में बैठ के देते रहते हैं, उनको रोजगार मिला रहता है। राजस्थान के जोधपुर में हुए बवाल के बाद वहां एक सद्भावना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु शामिल हुए। इस बीच राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा और शांति सद्भाव बनाए रखो। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान की टीम है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अब इसी तरह की कार्रवाई सुबह जामिया नगर और फिर 9 मई को शाहीन बाग इलाके में होगी। जो सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करेगा, सरकारी रूप से अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ये अभियान है। खबर है कि अक्षय तृतीया के मौके पर देश भर में करीब 3 टन सोने की बिक्री हुई। कहा जा रहा है कि इतनी बिक्री कोरोना संकट से पहले भी कभी नहीं हुई थी।
यूपी के ललितपुर में नाबालिग के रेप के आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इंस्पेक्टर ने आरोपों को गलत बताया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यूपी के सहारनपुर में बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सहारनपुर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी भरने से कई राहगीरों की मुसीबत बढ़ गई। कई बाइक सवार तो बाइक समेत पानी के बीच से रास्ते पार करते दिखाई दिए। यूपी के कासगंज में आई आंधी से एक परिवार में कोहराम मच गया। तेज आंधी के बीच एक पेड़ उखड़ गया, जिसकी चपेट में आकर 14 साल के एक लड़के की मौत हो गई। कासगंज के कुछ इलाकों में तेज आंधी के बाद पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए। यूपी के आगरा में आंधी की चपेट में आकर एक पेट्रोल पंप का छज्जा गिर गया। हादसे के वक्त नीचे जमीन पर एक लड़का खड़ा था, जो छज्जे के मलबे की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। हादसे की ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रधानमंत्री इसी महीने नेपाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 16 मई को नेपाल और फिर 24 मई को जापान दौरे पर जाएंगे। इसके बाद वो दोबारा जून के आखिरी हफ्ते में जर्मनी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आम निवेशकों के लिए LIC का IPO खुल गया, जो पहले ही दिन करीब 50% तक भर गया। इस IPO के लिए 9 मई तक आवेदन किया जा सकता है। बांग्लादेश दौरे के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसकी कमान D करुणारत्ने संभालेंगे। 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज की शुरुआत 15 मई से होगी। जेपी नड्डा तेलंगाना और केरल का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 2 दिन तक तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वो शुक्रवार शाम को केरल के लिए रवाना होंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के दबाव में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होनी थी। सुनील गावस्कर ने मुंबई के बांद्रा में 30 साल पहले दी गई जमीन राज्य सरकार को लौटा दी। उन्होंने इस जमीन पर क्रिकेट एकेडमी नहीं बना पाने की वजह से ये फैसला लिया। बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया। बेंगलुरु में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये लोग कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। सीनियर महिला T20 ट्रॉफी का खिताब रेलवे की टीम ने जीत लिया। उसने फाइनल में महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। टीएमसी ने पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को गोवा का पार्टी प्रभारी नियुक्त कर दिया। दिल्ली की नरेला और बुराड़ी समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली। कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए और अब देखिए ज्योतिष का सबसे बड़ा शो, शुभ संयोग। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। 2 दिन पहले अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त में बद्रीनाथ भगवान के द्वार खोलने की परंपरा रही है। अत्यंत अद्भुत तीर्थ है बद्रीनाथ धाम। कथा है, कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में
बसे हुए स्थिर बद्रीनाथ में एक दिन की तपस्या का फल अन्य स्थानों में 1000 वर्ष की तपस्या के फल के समान होता है। विष्णु भगवान का विशिष्ट धाम है। 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान से जुड़ी हुई आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी। ये सब लोग प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन आज इस कथा में शिव भी हैं, देवी पार्वती भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं और माँ लक्ष्मी भी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। आज आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग बतलाया जाएगा। ज्योतिषीय योग के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये चर्चा होगी आपके राशि में, आपके जन्मदिन और आपके पास अगर कुंडली नहीं है तो उनके नाम से ही मिलेंगे आज के सितारों के संकेत। आज आप जानेंगे हस्तरेखा में विशेष बातें, बृहस्पति पर्वत से जुड़े हुए ऐसे अद्भुत रहस्य जो आपकी किस्मत, आपके भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आज का पंचांग देख लेते हैं। पंचांग 5 मई 2022, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, भगवान नारायण का दिन है। आद्रा नक्षत्र, सुकर्मा योग, सूर्योदय प्रातः 5:55 हो चुका है, सूर्यास्त सायं 6:52 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे रहेगा। दिशा शूल, दक्षिण दिशा की यात्रा निषिद्ध है। यदि करना हो तो उपचार करके करें और उसके समाधान के साथ जाए। भगवान की अद्भुत कहानी। भगवान शिव को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। बर्फानी जमा देने वाली ठंडक, दुर्गम दूर दूर तक पहाड़ों के बीच जहां जीवन भी नहीं है, निर्जन क्षेत्र है, वहां भी भगवान शिव विराजमान है। लेकिन बद्रीनाथ की कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में निवास किया और बद्रीनाथ में निवास करने वाले शिव जी ये जगह वापस ले ली थी। हुआ ये, बद्रीनाथ के दुर्गम पहाड़ों में शिव और पार्वती जी का वास था। जब देवलोक और कैलाश से समय मिलता था तो एक कुटिया बना करके बद्रीनाथ धाम में वहाँ विश्राम करते थे। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी वहाँ पहुँचे और क्षीर सागर में वास करने वाले जब भगवान विष्णु ने वहाँ की शीतलता, दिव्यता और वहाँ की भौगोलिक आनंद को अनुभव किया, माँ लक्ष्मी भी उस स्थान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। दोनों ने सोचा कि यह जगह तो बसने लायक है, रहने लायक है, लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा यहाँ तो माँ पार्वती और शिव भगवान का वास है, उनके एकांत में कैसे विघ्न डाला जा सकता है। लेकिन विष्णुदेव तो मोहित हो चुके थे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप ले लिया। उस कुटिया के दरवाजे पर बाहर रोने लगे जहाँ शिव और पार्वती जी रहते थे। बस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके दोनों ने दरवाज़ा खोल दिया। पार्वती जी का हृदय छोटे से बालक को रोने को देख करके पिघल गया। उन्होंने व्यवस्था की, उसे दुग्ध पिलाया और बहलाया, फुसलाया, प्रसन्न किया। बालक जब सोने गया तो शिव और पार्वती स्नान करने चले गए। जैसे ही शिव और पार्वती स्नान करने गए, विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर में शिव पार्वती जी लौटे तो दोनों ने देखा दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। शिव जी समझ गए, बोले हे पार्वती, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो छल करने के लिए मैं ये कुटिया भस्म कर दूं, या फिर हम दोनों वापस कैलाश पर ही जाकर के अपना स्थान वहीं निरंतर रहें। पार्वती जी समझ गई ये साधारण लीला नहीं है, वो शिव को साथ अपने स्थान कैलाश पर चली गई। ये चर्चा विष्णु जी सुन रहे थे। उन्हें लगा कि शिव जी को क्रोध का कोई भरोसा नहीं, कुछ तो करना ही होगा। तो वहाँ बैठ करके वो तप करने लगे ताकि अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम कर ले, अपने को सुरक्षित कर ले। बर्फ से ढके पहाड़ी में भीषण सर्दी, बर्फ गिरती थी। विष्णु जी का शरीर बर्फ से ठंडा पड़ने लगा, बर्फ उनके भीतर समाहित हो रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने एक पहाड़ी फल बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और विष्णु जी की बर्फ से सुरक्षा करने लगी। जब विष्णु जी का तप पूर्ण हो गया तो बद्री के पेड़ के रूप में मौजूद माता लक्ष्मी बर्फ का पहाड़ बन चुकी थी। यह देख करके विष्णु जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, इस जगह पर मैं सदैव वास करूंगा और मेरे साथ लक्ष्मी जी की भी यहाँ आराधना होगी। इस तरह शिवधाम
विष्णु और लक्ष्मी के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। वसुधा शिवधाम था, परिवर्तन हो गया वहाँ वैष्णव धाम। भगवान नारायण, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो गया और आदिगुरु शंकराचार्य ने उसे एक महत्वपूर्ण धाम के रूप में स्थापना की। जो हमारे यहाँ 4 धाम हैं उसमें से बद्री नारायण का विशेष धाम वहाँ पर स्थापित हो गया। अब जानेंगे प्रारंभ के 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, विदेश यात्रा का अद्भुत संयोग बन रहा है। नौकरी या कामकाज के क्षेत्र में लाभ। पेट से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ग्रह अवरोध बन रहा है, पेट में कष्ट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। बहुत अच्छा हो कि थोड़ा संयम बरते, खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। वृषभ राशि, पति पत्नी में विवाद, झगड़ा, क्लेश, तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। विवाद घर से दफ्तर तक भी पहुंच सकता है। शांतिपूर्वक दिन व्यतीत कीजिए, थोड़ा संयम बरतिए, अपने ईगो को शांत कीजिए, थोड़ा तनाव से दूर रहिए तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, रुके हुए धन की प्राप्ति, भाग्योदय। व्यापार में भी धन लाभ के संयोग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो भी व्यापार है उसमें कुछ न कुछ मंगलमय होने जा रहा है और रुके हुए धन की प्राप्ति का भी योग है। कहीं से धन की बात अगर फंसी हो तो बातचीत आगे कीजिए, रास्ता निकलेगा। कर्क राशि, कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत शुभ समय है। यदि फिल्मी जगत से संबंधित लोग हैं तो वो किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और भाग्योदय का रास्ता उनका प्रशस्त होगा। यदि कोई चीज की लॉन्चिंग आज कर दी है तो आज लॉन्चिंग कर सकते हैं, लेकिन मुख से संबंधित कष्ट रहेगा। दांतों में पीड़ा हो सकती है, जिह्वा में कष्ट हो सकता है, छाले इत्यादि हो सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष प्रकार से आपको ध्यान देना है। और अब बात करेंगे आज के संयोग सूत्र की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सुख और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म का, धार्मिक भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति ग्रह अत्यंत शुभ एवं फलदायक होते हैं। जिस भी भाव में गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव की वो वृद्धि कर देते हैं, उनके आशीर्वाद की शक्ति है। हमारे कुंडली में बृहस्पति ग्रह हमारे शिक्षा, धर्म, आध्यात्म, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, हमारा भाग्य, कर्ज से मुक्ति, मोक्ष कारक होते हैं। अगर हमारी कुंडली में गुरु खराब है तो सामान्य तौर पे इसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। यानी धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विदेश में अगर हम जाने के लिए प्रयास करें सब बाधित होता है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है या अपनी कुंडली देखना नहीं जानते हैं, आप इन लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर तो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो निश्चय ही आपकी शिक्षा प्रभावित होगी, एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ज्ञान प्राप्ति में बाधा होगी और ज्ञान का कोई सदुपयोग नहीं होगा। आपकी शिक्षा रुक रुक करके होगी, असफलता मिलेगी, विघ्न बाधाएं रहेंगी। शिक्षा कुछ प्राप्त करना चाहते थे, शिक्षा कुछ प्राप्त कर लेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि गुरु के दुर्बलता के कारण व्यक्ति की स्मरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति तक प्रभावित होती है। वो शिक्षा एग्जाम के समय बहुत सी चीजें भूल जाता है, अच्छा कर सकता था, लेकिन स्मरण शक्ति जो ऐसी है जो एग्जाम के समय हम बहुत से प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये भावना गुरु के दुर्बलता के कारण होती है। कुंडली में गुरु के दुर्बल होने की वजह से व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में रुचि ही नहीं रहती है। बहुत से लोग हाई स्कूल, इंटर के बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, जबकि बुद्धि विवेक रहता है। उसके मन में शिक्षा के प्रति तिरस्कार की भावना या भय की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग थोड़ा शरीर से भारी भी हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है। शरीर का वजन बढ़ना भी बृहस्पति का कारण है। इससे पता चल जाता है कि पढ़ाई से दूरी के पीछे दुर्बल गुरु है। तो आपको कुछ छोटे छोटे सूत्र बतलाऊंगा, कुछ आपको अनुभव की बातें बताऊंगा, वैदिक उपचार बतलाऊंगा। एक तो विद्यार्थी एक बांसुरी खरीद कर लाए या कोई उन्हें भेंट कर दे, उपहार स्वरूप दे दे। अब इस बांसुरी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा लिख लिए। दिखाई यदि अष्टगंध या रोली से हो या सिंदूर से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसे ईशान कोण में आप लटका दीजिए, अध्ययन कक्ष के ईशान कोण में लटका दीजिए। और दूसरा, छात्रों को चाहिए कि वो अपने पुस्तकों में मोर के पंख रखे। मोर के पंख मिलते हैं ना, उनको अपनी पुस्तकों में रख दीजिए, सारे पुस्तकों मोर पंख रखिए। तीसरा, गरीब
जरूरतमंद बालक बालिकाओं को पुस्तक बांटे। यदि आप पुस्तक का ध्यान करते हैं तो भी आपके बृहस्पति सशक्त होंगे। यह टोटका पढ़ाई में मन लगाने के लिए है। इस टोटके से अत्यंत सरल टोटका है। और चौथा उपाय, महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, इस चौपाई का आप जाप करें। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा, बुद्धि जागृत होगी, भाव जागृत होगा, शिक्षा समझ में आएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, ग्रहों का कुछ अद्भुत संयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, घर में सुख शांति का वातावरण होगा। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। कहीं आपने निवेश किया है, आज देखिए यदि बढ़ रहा है तो बेच दीजिए और धन लाभ उठाइए, कहीं और पैसा लगा दीजिए। कन्या राशि, खुदरा बाजार में निवेश कर सकते हैं। सोने चांदी में भी निवेश करना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन खुदरा बाजार, सोने चांदी में निवेश नहीं कीजिएगा। शांतिपूर्वक दिन व्यतीत कीजिए, विवाद से दूर रहिए, गृह कलेश से भागिए। अगर घर में झगड़ा हो रहा है वहां से हट जाइए, जहां भी ऑफिस में झगड़ा हो रहा है वहां से हट जाइए। तुला राशि, किसी बात को लेकर के मानसिक पीड़ा और कष्ट रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, आत्मविश्वास खंडित होगा, नकारात्मक भाव आएगा। शाम के समय आपके लिए मंगलमय होगा, शाम से आपका भाग्योदय परिवर्तन होगा, सब शुभ शुभ होगा। वृश्चिक राशि, व्यवसायी लोग शाम के समय अपनी अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, अभी नहीं, शाम के समय आपको बैठ करके आज अपनी बिजनेस प्लानिंग तय कीजिए, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा दीजिए। आज लिया गया निर्णय शाम के समय या आज बनाई गई योजनाएं आपके व्यवसाय की बहुत से मुश्किलों को आसान करेंगी। मैं राशिफल के माध्यम से प्रयोग बतलाता हूं। ग्रहों के हिसाब से आप क्या प्रैक्टिकल करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मनी, हर चीज में एक विकास की संभावनाएं बन जाए। संयोग सूत्र पे आते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि खराब हो, दुर्बल हो, व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है, बस उसी में डूबा रहेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसे उस दुनिया में आनंद की अनुभूति होगी, उसे लगेगा कि बस सब कुछ यही मेरी दुनिया है, वो उससे बाहर जाना ही नहीं चाहेगा। उसे लगेगा कि यही कूप मंडूक, कुएं में मेढक जैसी बात होती ना, कूप मंडूका है। चंद्रमा भी अच्छा ना हो तो इसके भी अनेक दुष्परिणाम होते हैं, और मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, धन वैभव नहीं होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होंगी। और ऐसे लोग नशीले पदार्थों को भी लेते हैं जिनका मन अशांत होता है। चंद्रमा दुर्बल होने की वजह से बुद्धि ही काम नहीं करती है, काल्पनिक दुनिया में डूबे रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में गुरु या शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो यह भी गुरु की दुर्बलता है, यानी कुंडली में गुरु दुर्बल है। अच्छा गुरु ना मिलना, अच्छा शिक्षक ना मिलना। अगर अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छा गुरु मार्गदर्शक मिलता है, तो इसका मतलब शिक्षकों के साथ उसकी कृपा से आपका रास्ता भी प्रशस्त होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु दुर्बल स्थिति में है, दृष्टिफल के हिसाब से भी दुर्बल है, अपने जीवन में सही और गलत में भेद कर दे, समस्याओं का समाधान कर दे में आपको मुश्किल आएगी, परेशान होंगे। आप अक्सर उन रास्तों को चुन लेंगे जो आपके लिए बाद में दुष्फल होंगे, बेकार होंगे, गलत होंगे। कई बार लोगों के निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है। अब देखिए कैसे ठीक होंगे गुरु। आपको क्या करना है, वो 2 महत्वपूर्ण कार्य। पहला, केले के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप के बाद भगवान बृहस्पति का ध्यान करना है, पूजा करनी है, प्रार्थना करना है, और कोई भी नैवेद्य, मिष्ठान, गुड़ इत्यादि उनको समर्पित करना है।
प्रसाद पहले वृद्धजनों और बुजुर्गों को देना है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को बुजुर्ग भी माना गया है, सबसे ज़्यादा अनुभवी और सीनियर। पूजा के बाद अपने माथे पर केसर और हल्दी मिश्रित करके टीका लगाइए। निश्चय ही आपके गुरु सशक्त होंगे, आप भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, दूरवर्ती क्षेत्र, विदेश से आपको लाभ होगा। घर में समस्याएं रहेंगी, कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं। कुछ ग्रहों के ऐसे संयोग बन रहे हैं कि एक और विदेश से लाभ, दूसरी ओर घरेलू समस्याएं, एक और कानूनी समस्याएं। आज कुछ मिला जुला असर है। बात करेंगे मकर राशि की। घर में खुशी का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण और ग्रहों के प्रभाव से कुछ समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। पति पत्नी बैठ करके विभिन्न विषयों पर समस्याओं को साझा करें, परिवार को बांधकर, परिवार को संयमित करके आगे उसके विकास के लिए सोचें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट के विशेष योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि में ग्रहों के संयोग जो बन रहे हैं, आज घर में वातावरण तो अच्छा रहेगा, लेकिन सिर में भारीपन रहेगा। एक और घर में खुशी रहेगी, चहक रहेगी, आनंद रहेगा, लेकिन सिर दर्द, बदन दर्द और कामकाज में मन नहीं लगेगा। नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा हो कि आप अपनी समस्याओं को बहुत शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालिए। इसलिए किसी भी प्रकार से आपको संयम बरतना है। अब आज भगवान की प्रार्थना कीजिए और शुभ और मंगलमय अपने दिन को बनाइए। मीन राशि, विदेश से जो भी व्यापार कर रहे हैं, जिनका भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है या ओवरसीज करेक्शन से रिलेटेड बिजनेस है, आपको वहां से लाभ होने वाला है। विदेशी निवेश से भी लाभ हो सकता है। ये आप विदेश में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी आज आपके लिए लाभकारी होगा। या इन्वेस्टमेंट का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज हमें विदेश में या किसी व्यापार में संकल्प वो है कि निवेश करना है, आज दिन अच्छा है, तो हम कुछ धनराशि निकाल करके 100, 200, 500, 1000 उसको आज के दिन शुभ मान करके उसको निकाल देते हैं। ये संकल्प हो गया अक्षत के साथ, और बाद में उसी धन को निवेश कर देंगे और धन प्राप्ति का शुभ समय है। अद्भुत संयोग बन रहा है। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अपने भाग्य भविष्य के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे उनका आज का दिन शुभ या अशुभ होगा, कैसे मांगलिक चीजें होंगी। 1 नंबर सूर्य, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। परिवार और बच्चों के विकास का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार हम उनकी उपेक्षा करते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है। 2 नंबर चंद्रमा, थोड़ा परोपकार भी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए। और आज माता पिता के लिए विशेष रूप से सोचिए कि कहीं आप उनकी उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। धन लाभ का उचित समय है, भाग्योदय होगा, लेकिन कैसे? बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। 3 नंबर बृहस्पति, भाग्योदय होने वाला है, बहुत अच्छा समय है। धन वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में भी प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। कुल मिला के शुभ समय है। 4 नंबर राहु, मन को शांत रखें, कलह झगड़े विवाद से दूर रहिए। अच्छे और रचनात्मक कार्यों का संकल्प कर सकते हैं। आज अच्छे और रचनात्मक कार्य जो बहुत दिन से दिमाग में हैं, उसकी शुरुआत कीजिए। 5 नंबर बुध, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी लाभ के आसार। विदेश यात्रा के लिए अच्छा समय है, विदेश से विशेष प्रकार का धन लाभ भी संभव है। 6 नंबर शुक्र की बात करेंगे। संयम बरते, शांति बनाए रखे, बार बार झगड़ा होगा, तनाव की स्थिति होगी। दोपहर के बाद शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। 7 नंबर केतु, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। थोड़ा प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कहाँ से धन लाभ हो जाए। व्यापार, बिजनेस, काम काज, लाइब्रेरिंग, जो भी कार्य करते हो। अचानक यात्रा का योग बन सकता है, मंगलमय होगा, धन का लाभ से संबंधित होगा, लेकिन मन को शांत रखिए। थोड़ा मन उद्वेलित होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। 8 नंबर शनि, घरेलू समस्याओं का समाधान कीजिए, उससे दूर मत भागिए।
दफ्तर में भी अपने काम काज को समायोजित कीजिए। भागने से काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। 9 नंबर मंगल, निवेश से लाभ होगा, मित्र से भी लाभ हो सकता है। दफ्तर में, ऑफिस में आज आपकी प्रशंसा होगी और अच्छा कीजिए। आज कुछ ऐसी विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके भाग्य से संबंधित होते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है और गुरु आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन स्थिर हो गया है और जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ों को आदर करने लगे, सम्मान दे, अतिथियों का आदर करे, अपने गुरुओं का सम्मान दे। बृहस्पति ग्रह हमारी नैतिकता और हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। अगर यह ग्रह कमजोर और पीड़ित हो गया है तो हमारे नैतिकता, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार की कमी आ जाती है। कुंडली में बृहस्पति मजबूत रहता है, उसे भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और उसके अंदर ज्ञान, धर्म, वैराग्य, आध्यात्म, विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों के आधार पर उसे अहंकार कभी नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान जहां है वहां अहंकार नहीं रहेगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता नहीं है, विद्या नहीं है, अविद्या नहीं है, बृहस्पति नहीं है, तो बृहस्पति को सबल बनाना है। आज इसी पर चर्चा हो रही है। 2-4 किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है। कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हैं, पीड़ित हैं, तो यह व्यक्ति को नास्तिक बना देता है। ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं पर भी विश्वास नहीं रखता, धार्मिक मान्यताओं में भी विश्वास नहीं रखता है, उसकी आस्था ही नहीं होती है, उसकी भावना ही नहीं होती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति धर्मांध भी हो जाता है, अंधविश्वासी भी हो जाता है, ब्लैक मैजिक में विश्वास होने लगता है। अगर वह देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसके मन में कुछ न कुछ पाने की लालसा भी उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये फल प्राप्त कर लूँ, ऐसा फल प्राप्त कर लूँ। बृहस्पति देव को ब्राह्मण स्वरूप माना गया है, उन्हें दान देने से प्रसन्न होते हैं। यदि ब्राह्मणों को दिया गया दान आपके लिए बृहस्पति को प्रसन्न करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर आप में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो मैंने बताया, आपको किसी से दान नहीं लेना चाहिए, किसी से कुछ लेना है तो उसको लौटा दीजिए, यानी मान सम्मान की रक्षा भी करनी है। गुरुदेव हैं बृहस्पति, जिनके पास संसाधन है, सोना है, स्वर्णाभूषण है, अगर नहीं है तो ले सकते हैं पीले हल्दी गांठ, पीली हल्दी गांठ वाली जो हल्दी होती, साबुत हल्दी, और उसको एक धागे में बांध लीजिए और हल्दी को आप धारण कर लीजिए, अपनी भुजाओं में, बाह में बांध लीजिए और प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। चने की दाल, साबुत हल्दी और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। बृहस्पति जागृत होंगे, नैतिकता धर्म का विकास होगा, शिक्षा धर्म मिलेगी और क्या होगा? विनयशीलता आएगी। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अब नामाक्षर के आधार पर हम जानेंगे अपना भविष्य फल। बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है, उन्हें भी अपना भविष्य फल जानने का अधिकार है। हमारे शास्त्र में शुभ संयोग में वो सारी बातें बताई जाती हैं, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है। नामाक्षर से जाने अपने भविष्य फल को। सूर्य, शारीरिक कष्ट से आपको बचना होगा। यात्रा हो उसे टाल दीजिए, आज यात्रा शुभ नहीं रहेगी। बी, चंद्रमा, धन लाभ की प्रबल संभावना है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा और कुछ काम जो बहुत से रुके हुए हैं उनका प्रोग्रेस लेवल आपको देखने को मिलेगा।
सी बृहस्पति, सुख शांति, समृद्धि और पारिवारिक विकास का समय है। जीवन सुखद होगा, आनंदमय होगा, पूरे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देगा। डी राहु, चिंता से दूर रहना है। चिंता चिता एक समाना, का करे चिंता चिता में जाई। चिंता सर्वनाश का सूचक है, चिंता मत कीजिए। जीवन में सुख आनंद के लिए सोचिए। और चिंता एक ऐसी शब्द है, मैंने चिता क्यों कहा, क्योंकि वो हमको प्रतिदिन जलाता है, नष्ट करता है। परिवार में सामंजस्य बनाइए। अपने काम पर आपको विशेष ध्यान देना है और अपने प्रोग्रेस लेवल को तरफ भी सोचिए। भाग्योदय तभी होगा जब हम विकास और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सोचते हैं। ई बुध, माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए। माता पिता की उपेक्षा करदा ग्रह नाराज हो जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपका भाग्योदय होगा। मित्रों से भी लाभ होने के आसार हैं। एफ शनि, सेहत का भी ध्यान दीजिए क्योंकि सेहत गिर रही है। अपने को ऑर्गेनाइज कीजिए और थोड़ा सा कुछ खान पान पर भी नियंत्रण रखिए क्योंकि ग्रहों की समस्या चल रही है। जी बृहस्पति, चोट से बचिए। आज बहुत संभल करके चलिए। खान पान का भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। बात करेंगे एच बुध, धन लाभ। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। निवेश से भी लाभ हो सकता है। धन लाभ विभिन्न मार्गों से होता है, निवेश भी कारण हो सकता है। ऐश्वर्य, यात्रा करें, चार धाम की यात्रा करें, धर्म कर्म करें, मंदिर का दर्शन करें, शुभ स्थानों पे जाए। विदेश से शुभ समाचार मिलने वाला है। जे सूर्य, प्रगति का एक शेड्यूल बनाइए क्योंकि हम सोचते हैं प्रगति हो। प्रगति कैसे हो जब तक कोई उसका प्लान ना हो, योजना ना हो, स्ट्रेटजी ना हो। बच्चों पर ध्यान दीजिए, सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ग्रहों का संयोग अच्छा नहीं है, सेहत के प्रति कॉशियस रहिए। के चंद्रमा, ऐसा कोई भी काम ना करे जो आपको कलंकित कर दे। मैं डरा नहीं रहा हूं, ग्रह ऐसे है, कुछ काम ऐसा कर बैठेंगे, कलंक और अपमान सामने आएगा। सावधान हो जाइए, दिन को मंगलमय बनाइए। एल बृहस्पति, निवेश का बहुत बढ़िया समय है। निवेश कर सकते हैं सोना चांदी में, खुदरा बाजार में। मंगलमय होगा दिन, शुभ होगा, भगवान का नाम लीजिए। एम राहु, व्यापार में विशेष ध्यान दीजिए। धोखे से सावधान, कोई व्यक्ति प्रवंचना कर सकता है। एंड बुध, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बहुत जल्दी कोई ऐसा फैसला ना लीजिए, बहुत सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। ओ केतु, धन धान को संजोए। अपनी प्रॉपर्टी पर भी विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत सी चीजें फैली रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। सोचते क्या आएगा, और जो है उसको संजो नहीं पा रहे हैं। उसको भी डेवलप कीजिए। पी शनि, निवेश से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश योग की प्रबल संभावना। विदेश में जो भी लोग जाने के लिए या कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर सकते हैं। क्यों? सूर्य, भाग्योदय होने की संभावना है। बहुत दिनों से जो रुकावटें चल रही हैं, अच्छा होगा। सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया समय है, उचित समय है। आज चंद्रमा, निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत सूझबूझ और भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिएगा। एस बृहस्पति, रुके हुए धन प्राप्ति का संयोग, पारिवारिक विकास, विशेष ध्यान दीजिए। अपने सेहत पर भी। टी राहु, मित्रों से लाभ, परिवार में सुख शांति का वातावरण। थोड़ा शब्दों पर नियंत्रण रखें। यू शुक्र, धन को संजोए, धर्म में मन लगाइए। ओम रांग रामाय नमः। वी शुक्र, पारिवारिक सामंजस्य को बनाइए, परिवार की समस्याओं का समाधान कीजिए और कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। डब्ल्यू शुक्र, चांदी सोने के व्यापार करने वालों के लिए विशेष दिन है।
लाभ होगा। ध्यान दीजिए, निवेश से आपको लाभ हो सकता है। एक्स बुध, आज लिया गया निर्णय मंगलमय होगा। कोई योजना बना लीजिए, कोई प्लानिंग बना लीजिए, सफलता का संकल्प कर लीजिए। वायु सूर्य, अपने परिजनों पर विशेष ध्यान दीजिए, दान पुण्य कीजिए, ग्रह कटेंगे, समय अच्छा नहीं है। जेठ केतु, विदेश यात्रा के योग, विदेश से शुभ समाचार आएगा, बातचीत कीजिए। जन्म स्थान के दूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे कोई मुंबई का है, दिल्ली, जम्मू का है, कन्याकुमारी, दूरवर्ती क्षेत्रों से विकास की संभावना और लाभ। बात करेंगे हस्तरेखा की। हस्तरेखा से जानेंगे हस्तरेखा की बनावट के आधार पे आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आपका कैरियर क्या कह रहा है। और यदि हमारे हाथों की बनावट लंबी और नुकीली है, पीछे की बनावट की बात कर रहा हूं, हाथों की बनावट पृष्ठभाग में हाथ लंबा और नुकीला होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे से नुकीला होगा और लंबा होगा। लोग साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस फील्ड में निश्चय ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा, ये उसका दर्पण है, भाग्य है। यदि हाथ की उंगलियां लंबी हैं और आगे से नुकीली है, वैसी ही स्थिति में व्यक्ति कला के क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे लोग अभिनय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हैं। सफल एक्टर और एक्ट्रेस के हाथ में, जो नामचीन एक्टर एक्ट्रेस होंगे, उनके हाथ में ये लक्षण आप देख सकते हैं। उंगली, हाथ लंबे होंगे, उंगलियां नुकीली होंगी आगे से। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं उंगलियां लंबी और आपस में चिपकी हुई हैं। तो ऐसे लोग मेडिकल साइंस, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ख्यातिलब्ध डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं। अब वेराइटीज देखिए, यदि आपके बनावट लंबी है उंगलियों की, अब मध्यमा उंगली बहुत लंबी नुकीली है, तो ऐसे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध सर्जन होते हैं। सर्जरी के क्षेत्र में, शल्य क्रिया के क्षेत्र में बड़े जानकार होते हैं, नाम यश प्राप्त करते हैं। यदि तर्जनी मध्यमा के बराबर है और हाथ लंबा नुकीला है, हथेली को ध्यान देखिएगा, पृष्ठभाग को, ऐसे लोग क्या होंगे? कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नाम यश ख्याति की प्राप्ति होती है। अनामिका, अनामिका उंगली यदि लंबी नुकीली है, हाथ की लंबाई यदि पृष्ठभाग की ज़्यादा है, साथ साथ जरूरत से ज़्यादा लंबी है, तो व्यक्ति मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा जानकार होगा। ध्यान रहे, मेडिसिन का ज्ञान होना और फिजिशियन होना, ये दोनों में अंतर है। डॉक्टर 10 होते हैं, नाम 2 लोग प्राप्त करते हैं। ये नाम वालों की बात कर रहा हूं। यदि कनिष्ठिका उंगली लंबी है तो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में समस्त प्रकार की जानकारी रखते हैं, यानी सर्जरी की भी जानकारी, एनेस्थीसिया की भी जानकारी, फिजिशियन भी होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, सकुशल डॉक्टर होते हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से ये समस्त प्रकार के रोगियों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, जान बचा सकते हैं, जिससे उनकी बीमारी पर विजय प्राप्त होती है। अद्भुत संयोग होता है। लंबे हाथ के साथ साथ यदि अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा है तो चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में लोग होते हैं, डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में होंगे। बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, नर्सिंग होम की स्थापना करते हैं और नर्सिंग होम को चलाने या चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में इनका योगदान रहता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं, इनकी उंगलियों में विशेष लक्षण होता है, उंगलियां पतली और लंबी होंगी, साथ ही साथ हाथ बड़े सुंदर होते हैं, उनकी उंगलियां बड़ी सुंदर होती है। ऐसे लोग कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं। या डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हाथ लंबा और उंगलियां टेढ़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, हाथ लंबा है, उंगलियां टेढ़ी हैं, दार्शनिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, एकेडमिक लाइन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है। बहुत अच्छे स्तर का ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान होना, डिग्री होना 2 अलग चीज़ें हैं, और ये इसके बदौलत बड़े बड़े पुरस्कार को भी प्राप्त करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य, संस्कृति, कला क्षेत्र, पद्मश्री जैसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ऐसे विशेष लक्षण के लोग होते हैं, जिनकी उंगलियां लंबी और साथ ही अंगूठा छोटा और मोटा होता है। तो ऐसे लोग साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड,
भारत रत्न और तमाम प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की उनके अंदर अर्हता रहती है। पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। महामंत्र की बात करेंगे जो आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके जीवन में अमंगल दूर होगा, आपकी सौभाग्य वृद्धि होगी। और बृहस्पति को जान गए, बृहस्पति सशक्त होंगे। बृहस्पति सशक्त हैं तो समस्त प्रकार के ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनमें से कोई भी गुरुवार को ये मंत्र जाप कर सकते हैं और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ये विशेष प्रकार का मंत्र है। जप संख्या 108 होनी चाहिए। एक माला मंत्र जाप जरूर करना चाहिए और इसे आप सामान्य माला से या तुलसी माला से भी जाप कर सकते हैं या स्फटिक माला से जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? पहला मंत्र जो आपकी रिद्धि सिद्धि ज्ञान वृद्धि समग्र प्रकार के साधनों से संबंधित है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। अब दूसरे मंत्र की बात करते हैं। रिद्धि सिद्धि नहीं, सिर्फ विद्या और श्री लाभ के लिए जो कर रहे हैं। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार उच्चारण करना है। सामान्य माला से इसका उच्चारण कर सकते हैं। जब भी मंत्र जाप कीजिए भगवान विष्णु के स्वरूप का निदर्शन कीजिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का स्मरण कीजिए और ध्यान करते रहिए, निश्चय ही फल प्राप्त। अब बाकी मंत्र जो 2 मंत्र और है विशेष, विद्या लाभ के लिए, सर्व लाभ के लिए, मनोकामना के लिए। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम गुम गुरवे नमः। अब तांत्रिक मंत्र है, यानी विशेष लाभ, विशेष प्रयोजन और गुरु को सबल बनाने के लिए। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। इन समस्त प्रकार के मंत्रों में अलग अलग प्रयोजन के लिए कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। 108 बार नित्य जाप करें और बृहस्पतिवार को विशेष रूप से आपको जाप करना है। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम होता सुफल पाही। श्री गुम गुरुवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बल्गेरिया ने ये कहा है कि वो यूक्रेन के सैन्य उपकरणों की मरम्मत करने की मदद जारी रखेगा। इसे लेकर बल्गेरिया की संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि बल्गेरिया ने यह कहा कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य साजो सामान की मरम्मत करेगा, ना कि यूक्रेन को सीधे तौर पर कोई हथियार मुहैया कराएगा। सैन्य हथियारों की मदद करने की बात यहां पर बल्गेरिया की तरफ से की गई है कि जो उपकरण हैं जो खराब हो चुके हैं उसको मरम्मत करवाएंगे। होम लोन महंगा हो सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला लिया। इससे रेपो रेट 4.4% तो सीआरआर 4.5% हो गया। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन समेत कई लोन महंगे हो सकते हैं। आरबीआई ने अपने इस फैसले के पीछे बढ़ती महंगाई की दलील दी। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 40 basis points. महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई, लेकिन रिहाई के कागज समय पर तलोजा जेल नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी रिहाई नहीं हो पाई। वापस से उन्हें जो है भाईकला जेल ले आया गया है। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के पहले गाने का टीजर जारी कर दिया गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना का एक काफिला सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ता दिखा। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी सेना किसी बड़े हमले की तैयारी में है।
रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के एक इलाके से रूस की सेना के टैंकों और ट्रकों का काफिला गुजरता दिखा, जिसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आए। एक हेलीकॉप्टर काफिले के आगे चलता दिखा तो एक उसके पीछे, जबकि एक हेलीकॉप्टर काफिले के साथ साथ उड़ता रहा। यही नहीं, इन पर दुश्मनों को ढेर करने के लिए रूस की सेना के जवान भी तैनात रहे, ताकि आगे बढ़ने के दौरान अगर ज़ेलेंस्की की सेना से उनका सामना हो जाए तो वो मुंहतोड़ जवाब दे सकें। बूचा नरसंहार के बाद अब पूरे बूचा इलाके को यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब यहाँ के जंगलों से रूसी नरसंहार के सबूत एक एक कर सामने आ रही हैं। बूचा के माकारीव के जंगलों से दिखाते हैं आपको न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माकारीव और आसपास के इलाकों में जो जंगलों में रशियन टैंक्स थी उनको फिलहाल यूक्रेन सेना द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि कहीं मास ग्रेव तो है नहीं। ये देखिए, जो रशियन टैंक माकारीव के जंगलों में बेस बना के यहाँ रशियन सैनिक रहते थे, उन टैंकों को यूक्रेन सेना ने निशाना बनाया था। सामने रशियन टैंक है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर हो सकता है, वो बता भी रहा है कि दूरी से आप इसको शूट करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंदर रॉकेट लॉन्चर हो या फिर दबाव में आने के बाद माइंस भी फटे। ऐसे में दूरी से उस क्रेन से उस जो टैंक है उसको खींचा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहा है कि कहीं कोई मास ग्रेव है या नहीं, और वहाँ पर है तो उसको बाहर, चूँकि अब तक इस इलाकों में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा आम नागरिकों को रशियन सैनिक ने कीव और आसपास के रीजन में निशाना बनाया है। और ये न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन की ये तस्वीरें, जहाँ पर इस तरीके से यूक्रेन सेना द्वारा रशियन टैंकों को जो तबाह की गई थी यूक्रेन सेना द्वारा, उनको फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। ताइवान पर नजर गड़ाए बैठे चीन में प्रतिबंधों से निपटने की प्लानिंग शुरू हो गई। चीन को ऐसा लगता है कि ताइवान को हथियाने के लिए यह समय सबसे अच्छा है और वो ताइवान में वही कर सकता है जो रूस ने यूक्रेन में किया। लेकिन चीन की राह का रोड़ा बन रहे हैं पश्चिमी देश, जिन्होंने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन खबर है कि चीन ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर ली है। कहा जा रहा है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसके ताइवान प्लान पर असर न पड़े और वो बेफिक्र होकर ताइवान को चीन में मिलाने की चाल चल सके। डेली मेल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीन ने उस पर लगे प्रतिबंधों की काट ढूंढने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने के बारे में बात हुई। इस बैठक में चीन में बैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। चीन ने 24 फरवरी के बाद ताइवान में कई बार घुसपैठ करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका उसे रोक रहा है। उसने ताइवान की मदद तो की है, चीन को आर्थिक नुकसान की धमकी भी दी। चीन इसी समस्या को सुलझाने की कवायद कर रहा है। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखे। दावा यह किया गया है कि ये रूसी फौजी थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव जेड आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखी और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। उधर खबर है कि अमेरिका हवाई जहाज से अपने दुश्मन पर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहा है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। उस हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने के लिए अमेरिका ने अपने एकदम नए नवेले F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को चुना है। यानी F-15EX ईगल 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाने वाला अमेरिका का पहला विमान हो सकता है। बल्कि माना यह जा रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने वाला फाइटर जेट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। विमान से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की अपनी प्लानिंग की जानकारी अमेरिकी वायुसेना के 2 टॉप अधिकारियों ने खुद अपनी संसद को दी। उन्होंने बताया कि F-15EX फाइटर जेट अमेरिका की एयरफोर्स का पहला विमान होगा जो कि नई हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल से सर्टिफाइड होगा।
यानी वो अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों का लॉन्च पैड बनेगा। लेकिन बताया गया कि सर्टिफिकेशन का काम पूरा होते होते ये दशक खत्म होने को होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती है, बल्कि उड़ते हुए अपनी चाल भी बदल सकती है। इसी वजह से वो रडार तक को चकमा दे देती है और एयर डिफेंस सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई। जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए, लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारिउपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारिउपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले,
यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। और यूक्रेन के माकारेव के जंगलों में रूसी सैनिक युद्ध के दौरान बंकर बनाकर रह रहे हैं और यहीं से वो बूचा शहर पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जंग के बीच कैसे चलाया जा रहा था ये रूसी ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। बूचा के माकारेव से न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे की ये रिपोर्ट। माकारेव और आसपास के इलाकों में मास ग्रेव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी यूक्रेन सेना की ओर से जो माकारेव के जंगल इलाका है वहां पर जहां न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है वहां की हम तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल हमें जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली रही। इस इलाके में क्या कुछ होता था ये देखिए। इस तरीके से बंकरों में रशियन ट्रूप्स या रशियन सैनिक हैं वो रहते थे और उसके बाद जब यूक्रेन की सेना ने हमला बोला तो देखिए रशियन टैंक के क्या हाल किए थे। इस तरीके से रशियन टैंकों को उड़ाया गया था, एक नहीं दो नहीं लेकिन आपको कई सारी यहाँ पर टैंक दिखेगी। इसके साथ पीछे भी आप देखिए जो आर्टिलरी है या रशियन टैंक का उसको निशाना बनाया गया था। ये इसलिए भी क्योंकि नरसंहार की बातें आ रही थी। रशियन सैनिकों द्वारा जो आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था उसकी बातें सामने आ रही थी। उसके बाद यूक्रेन के सेना ने जब उनको खदेड़ना शुरू किया तब कि इस तरीके से इन रशियन टैंक को निशाना बनाया गया था। इन इलाकों में स्थानीय लोगों को पकड़कर लेकर आया जा रहा था। यहाँ उनके साथ बर्बरता बरती जाती थी। देखिए यहाँ पर ये दूसरी टैंक है जो आपको सामने दिख रही है उसको भी निशाना बनाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर जो माकारेव और आसपास का इलाका है जहाँ पर इन टैंकों को अभी यूक्रेन के सैनिक हैं वो वहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इन जगहों पर मास ग्रेव हो सकते हैं। लोगों को यहाँ पर लाया जाता था, उनको आसपास की जानकारी चाहिए होती थी और उन चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको यहाँ पर लाया जाता था, उनको बांध दिया जाता था, उनसे बस जानकारी ली जाती थी और उसके बाद यात्राओं का दौर शुरू होता था। और उसके बाद एक के बाद एक जब से जैसे चूँकि अगर उनको छोड़ दिया जाता तो वो शायद यूक्रेन सेना को जानकारी दे पाए, ये एक संदेह होता था। उसके बाद उनको वहीं मार दिया गया था। लेकिन मारते समय उन पर यातनाएं खूब की जाती थी। यहाँ पर दूसरी ओर भी आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक और टैंक है जहाँ पर रूसी सैनिकों ने यहाँ पर जो बर्बरता बरती थी और उसके बाद यूक्रेन सेना ने कैसे उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये सारी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब इन इलाकों पर सर्च चल रहा है, पुलिस और सेना की ओर से सर्च चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन इलाकों में और भी मास ग्रेव मिले, क्योंकि कई लोगों को निशाना बनाया गया था। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अब इसी तरह की कार्रवाई सुबह जामिया नगर और फिर 9 मई को शाहीन बाग इलाके में होगी। जो सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करेगा, सरकारी रूप से अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ये अभियान है। खबर है कि अक्षय तृतीया के मौके पर देश भर में करीब 3 टन सोने की बिक्री हुई। कहा जा रहा है कि इतनी बिक्री कोरोना संकट से पहले भी कभी नहीं हुई थी। के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है।
उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। उधर मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां महाजंग के बीच अब रूस की नई तनातनी अपने पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ शुरू हो गई है। फिनलैंड की ओर से दावा किया गया है कि रूस का Mi-17 हेलीकॉप्टर उसकी हवाई सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक आ गया है। फिनलैंड की ओर से यह दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब फिनलैंड अपने पड़ोसी देश स्वीडन के साथ मिलकर नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा है और माना यह जा रहा है कि रूस की यह कार्रवाई फिनलैंड को रोकने के लिए की गई है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने को लेकर पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। यही नहीं, पुतिन ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की धमकी तक दी है। बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है।
क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। यूरोप के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को फ्रांस पहुंचे। पेरिस हवाई अड्डे पर उतरने पर उनका फ्रांस की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो हवाई अड्डे से बाहर निकले, जहां भारतीय मूल के लोगों ने तिरंगा लहराकर उनका वेलकम किया। पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों की पत्नी भी उनके साथ थी। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। आज पीएम मोदी स्वदेश लौट रहे हैं।
यूरोप के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को बच्चों से भी खास लगाव है। डेनमार्क में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ढोल बजाते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात उन्होंने की, उन्हें संबोधित किया। डेनमार्क में रहने वाले भारतीयों में भी पीएम मोदी के लिए खासा क्रेज दिखा। तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। गजब का उत्साह लोगों में है। ये लोग खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी को देख करके और इनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, छोटी बच्ची से आप जिन्होंने ये खूबसूरत फोटो बनाई है पीएम मोदी की, और ये बच्ची रो रही थी, आप चेहरे पे देख सकते हैं। उसके बाद बाकायदा इस पेंटिंग को होटल में पीएम मोदी के रूम में भिजवाया गया और ये देखिए उन्होंने साइन किए हैं यहाँ पर। ये साइन मोदी की तरफ से किए गए हैं और उसके बाद बच्ची शांत हुई है। क्या नाम है आपका? अमायरा। आप क्यों रो रही थी? आप क्यों रोई? क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया। आप कर दिए? कहाँ पे किए हैं साइन? दिखाओ हमको दिखाओ। अब शांत हुई है? हाँ, शी वॉज क्राइंग बिकॉज जब सर जा रहे थे तो वो साइन नहीं कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा शाई फील कर रही थी तो वो दिखाई नहीं। तो फिर बाद में एक सर ने हमें साइन करा के दिया, बिकॉज उसने रात भर बैठ के उसने पेंटिंग बनाई थी और विश्वनाथ मंदिर भी ड्रॉ किया था। बिकॉज हमारे विश्वनाथ मंदिर के लिए, हाँ मंदिर भी है इसमें, विश्वनाथ टेम्पल भी है। ये देखिए, ये छोटी बच्ची ने ये ड्राइंग की है जिसमें टेम्पल भी बनाया हुआ है और इसमें भी साइन किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों पेजेस में साइन किए हैं। ये दूसरा पेज है और ये मेड बाय अमायरा सिंह नाम भी लिखा हुआ है। और अब ये खुश है, आप खुश हो? हाँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितना प्यार है इनका पीएम मोदी के प्रति। और पीएम मोदी ने भी इनको निराश नहीं किया। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं वो ऑटोग्राफ देते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। और उनका ये कार्यक्रम काफ़ी खास रहा कई मायनों में, जिसमें द्विपक्षीय रिश्ते तो थे ही, साथ ही प्रवासी भारतीयों से मिलना भी था। ब्रिटेन को समुद्र में डुबोने की धमकी पर आयरलैंड में हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने यह धमकी दी थी कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन पर ऐसा हमला कर सकती है जिससे ब्रिटेन के नजदीक समुद्र में सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेंगी, जो इतनी विकराल होंगी कि पूरा ब्रिटेन उन लहरों में डूब जाएगा। यही नहीं, रूसी चैनल ने इस संभावित हमले को ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की भी कोशिश की थी। इस दौरान आयरलैंड भी उन लहरों में डूबा नजर आया। इसी के बाद इंग्लैंड के पड़ोसी देश आयरलैंड में हड़कंप मच गया। वहां के लोग ही नहीं बल्कि कई नेताओं को भी इस धमकी का डर सताने लगा। लेकिन बताया गया कि वहां की सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद आयरलैंड के एक बड़े नेता बिली केलेहर, जो यूरोपीय संसद के भी सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस पर एक्शन लेने की मांग की। उनके मुताबिक रूस का न्यूज चैनल अगर इस तरह धमकी दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो पुतिन के हवाले से ही दी गई धमकी है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि 70 दिन से जारी जंग में नेटो के देश यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं, जो पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। पुतिन परेशान है क्योंकि नेटो न सिर्फ यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है बल्कि रूस को घेरने के लिए लगातार अपना विस्तार करने में जुटा है, जबकि पुतिन ऐसा न करने की चेतावनी कई बार दे चुके हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि अगर नेटो ने जल्द अपने कदम नहीं खींचे तो रूस के पास यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये दावा डेली मेल ने रूस के टीवी रिपोर्टर एलेक्जेंडर स्लातकोव के हवाले से किया, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक पर अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो के 30 देशों को चेतावनी देना चाहता है। चेतावनी ये कि अगर इन देशों ने युद्ध को और भड़काने या फिर रूस के पड़ोसी देशों को अपने साथ लाने का लालच दिया तो अगला टारगेट नेटो के सदस्य हो सकते हैं। हाल ही में रूस ने अपनी सबसे ताकतवर सर्मात मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उनके टारगेट पर केवल अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप के कई देश हैं, जिनकी और अगर ये मिसाइल दाग दी गई तो पल भर में तबाह हो जाएंगे। क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर तक तो है ही, इसके अलावा ये परमाणु बम ले जाने की भी ताकत रखती है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई, इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया।
मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में पुतिन ने पश्चिमी देशों से हथियारों की मदद बंद करने की मांग की। दोनों नेताओं के बीच एक दिन पहले फोन पर करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई थी। और इस दौरान पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति से साफ शब्दों में कह दिया कि पश्चिमी देश यूक्रेन की सैन्य मदद करना बंद कर दें। असल में जंग की शुरुआत से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन को घातक हथियार, टैंक, जंगी ड्रोन और मिसाइलें दे रहे हैं, जिनकी मदद से वो रूस का मुकाबला करता आ रहा है। और दावा ये किया जा रहा है कि इसी वजह से रूस को अब तक उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों और मिसाइलें हैं, जिनके दम पर वो रूसी सेना के छक्के छुड़ा रहा है। इस वजह से ही यूक्रेन पर कब्जा करने का पुतिन का सपना न केवल खटाई में पड़ता दिख रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक यूक्रेन इस जंग को जल्द खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। इसके साथ ही पुतिन ने साफ किया कि यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस के दरवाजे अब भी खुले हैं। के खिलाफ युद्ध को लेकर यूक्रेन और जर्मनी आमने सामने आ गए। खबर है कि जंग में साथ नहीं मिलने पर भड़के यूक्रेन ने जर्मनी से यह तक बोल दिया कि जंग से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं। और यूक्रेन की इस नाराजगी की वजह बना जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का एक दिन पहले किया गया वो ऐलान, जिसमें उन्होंने यूक्रेन का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया था। जर्मनी के मीडिया ने दावा किया कि उनके इस फैसले से यूक्रेन बुरी तरह भड़क गया और जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत आंद्रे मेलनिक ने चांसलर के फैसले पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि जंग को खत्म करने पर हो रही चर्चा कोई बच्चों का खेल नहीं है। असल में अमेरिका और नाटो देशों के दबाव के बावजूद जर्मनी ने न कभी खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया, न ही रूस से अपने रिश्ते बिगाड़े, क्योंकि रूस की नेचुरल गैस में ही जर्मनी की जान बसती है और जंग के दौरान वो किसी भी तरीके से अपनी लाइफलाइन को काटने के मूड में नहीं दिख रहा, भले ही उसे किसी के साथ दुश्मनी ना मोल लेनी पड़े। इस तकरार की शुरुआत पिछले महीने उस वक्त हुई थी जब जर्मनी के राष्ट्रपति पोलैंड के दौरे पर पहुंचे थे, जहां से उनका कीव जाने का कार्यक्रम था। लेकिन दावा है कि यूक्रेन ने उनकी रूस से नजदीकी का हवाला देते हुए उनके दौरे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रपति के इसी अपमान को जर्मनी के चांसलर ने अपना दौरा टालने की अहम वजह करार दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब मदद को लेकर यूक्रेन ने जर्मनी को निशाने पर लिया है। जंग छिड़ने की शुरुआत से ही यूक्रेन ने जर्मनी की नीति और नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और जब जर्मनी ने यूक्रेन को और हथियार देने से साफ इनकार कर दिया तो जेलेंस्की ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि अप्रैल में जर्मनी के 3 सांसदों ने जंग की वजह से बिगड़े हालात की जानकारी लेने के लिए यूक्रेन का दौरा किया था और वहां से लौटने के बाद उन्होंने यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियार देने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने की सिफारिश की थी। हालांकि खबर है कि उस वक्त भी जर्मनी की सरकार ने उन तीनों सांसदों को बच्चा बताते हुए उनकी सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया था। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। रेलवे ने कई ट्रेनों के 1100 फेरे रद्द कर दिए ताकि कोयले की सप्लाई में तेजी लाई जा सके। आशंका है कि मई में बिजली संकट बढ़ सकता है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुए सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक सुरंग का पता चला। बीएसएफ के तलाशी अभियान में इसकी जानकारी मिली। खबर है कि इसी सुरंग से 2 आतंकी भारत में घुसे थे जो बाद में मारे गए। वहाँ युद्ध के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के कई प्रांतों में एयर अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन प्रांतों में रूस के हवाई हमले की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर यूक्रेन ने यहाँ एयर अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ इस वक्त सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और यही एयर अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों पर आसमान से चुन चुनकर बम बरसाए। सबूत के तौर पर हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच बने कुछ सैन्य ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। जैसे ही हमले शुरू हुए, कुछ सैनिक इधर उधर भागते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि ये रूस के फौजी थे जो जान बचाकर भाग रहे थे।
सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे जंगल की तरफ भाग रहे सैनिकों पर चुन चुन कर बम बरसाए गए। हमले के दौरान कुछ जवान जंगल के बीच छिपने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें भी बमों से निशाना बनाया गया। वहीं एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर ये था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बल्गेरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन के सैन्य उपकरणों की मरम्मत करने की मदद जारी रखेगा। इसे लेकर बल्गेरिया की संसद में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। हालांकि बल्गेरिया ने कहा कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य साजो सामान की मरम्मत करेगा, ना ही यूक्रेन को सीधे तौर पर कोई हथियार मुहैया कराएगा। ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। ये खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहता है। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है, और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैंसी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैंसी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है।
मतलब अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। और बूचा नरसंहार के बाद अब पूरे बूचा इलाके को यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब यहाँ के जंगलों से रूसी नरसंहार के सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। बूचा के माकारिव के जंगलों से आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माकारिव और आसपास के इलाकों में जो जंगलों में रशियन टैंक्स थी उनको फिलहाल यूक्रेन सेना द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि कहीं मास ग्रेव तो है नहीं। ये देखिए जो रशियन टैंक माकारिव के जंगलों में बेस बना के यहाँ रशियन सैनिक रहते थे, उन टैंकों को यूक्रेन सेना ने निशाना बनाया था। सामने रशियन टैंक है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर हो सकता है, वो बता भी रहा है कि दूरी से आप इसको शूट करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंदर रॉकेट लॉन्चर हो या फिर दबाव में आने के बाद माइंस भी फटे। ऐसे में दूरी से उस क्रेन से उस जो टैंक है उसको खींचा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहा है कि कहीं कोई मास ग्रेव है या नहीं, और वहाँ पर है तो उसको बाहर, चूँकि अब तक इस इलाकों में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा आम नागरिकों को रशियन सैनिक ने कीव और आसपास के रीजन में निशाना बनाया है। और ये न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन की ये तस्वीरें जहां पर इस तरीके से यूक्रेन सेना द्वारा रशियन टैंकों को जो तबाह की गई थी यूक्रेन सेना द्वारा, उनको फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। यूक्रेन से पुतिन की किलर ब्रिगेड का पहला वीडियो सामने आया। पुतिन की इस ब्रिगेड का नाम है वैगनर ग्रुप, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं। और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब यह कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उसने वहां जो तबाही मचाई उसका वीडियो पहली बार दुनिया के सामने आया। ये वीडियो यूक्रेन के डॉनबास का बताया गया। ये वीडियो डेली मेल अखबार ने शेयर किया, जिसमें दिखा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके दबे पांव एक इलाके में घुसे और ग्रेनेड फेंकने लगे। एक लड़ाका तो चुपके से एक घर में घुसा और फिर अचानक बाहर निकला और ग्रेनेड फेंककर भाग गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये वीडियो ड्रोन से बनाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। कहा जा रहा है कि ये वीडियो डॉनबास के उस इलाके का है जहां जबरदस्त लड़ाई हो रही और रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया इसमें पुतिन की किलर ब्रिगेड कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप भी उनका साथ दे रहा है। दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन में हमले से पहले वैगनर ग्रुप को वहां तैयारी करने भेजा था, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो है तो एक ये प्राइवेट आर्मी, लेकिन काम पुतिन के इशारे पर करती है। इस ग्रुप पर आरोप है कि वो पुतिन के आदेश पर दुनिया भर में कई खूंखार मिशन को अंजाम दे चुकी है। इस ग्रुप को वॉर क्रिमिनल भी कहा जाता है और उस पर 103 वॉर क्राइम करने का आरोप है। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने नेपाल के राजनयिक की बेटी की शादी में शामिल होने पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा भारत विरोधी नेपाल और चीन के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी नेताओं ने देश के अहम मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए राहुल के मामले को तूल दिया। लोग अपना उल जलूल बयान दिन में बैठ के देते रहते हैं, उनको रोजगार मिला रहता है। राजस्थान के जोधपुर में हुए बवाल के बाद वहां एक सद्भावना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु शामिल हुए। इस बीच राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान की टीम है। यूक्रेन की सेना पर रूस ने इस बार एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। दावा यह किया गया कि जंग में यूक्रेन की सेना काले जादू का इस्तेमाल कर रही है। इससे जुड़े कुछ सबूत भी रूस की फौज की तरफ से दिए गए, जिनमें सबसे खास है दीवार बना एक काले रंग का बहुत बड़ा निशान। दावा किया जा रहा है कि यह दीवार यूक्रेन की फौज के एक अड्डे की है। डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन की फौज का यह कैंप बिल्कुल सुनसान गांव में बताया गया। रूस की फौज के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक इस कैंप में जमा होकर काला जादू किया करते थे। ये खबर ब्रिटेन की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। वहां के अखबार रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से इन खबरों को छाप रहे हैं। लोगों के लिए ये दावा हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की फौज काले जादू में यकीन करती है। यहाँ तक कि अब इस निशान पर रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये निशान किसी शैतान की पूजा करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इस निशान को बनाने में कई भाषाओं का इस्तेमाल होने का दावा है। कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि ये
भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले कुछ लोग इस निशान की पूजा करते हैं और खास तौर पर किसी बड़ी जंग से पहले इस तरह की पूजा की जाती है। इस निशान में बने छोटे छोटे अक्षरों का इस्तेमाल शैतान से हथियार मांगने के लिए भी होता है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूक्रेन के फौजी किसी शैतान की पूजा कर रहे थे और पूजा भी ऐसे जिसके जरिए शैतान से हथियार मांगे जा सकें। रूस की फौज का दावा है कि उनके एक हमले के बाद यूक्रेन की फौज का यह ठिकाना तहस नहस हो गया और उस पर रूस का कब्जा हो गया। जब रूस के फौजी अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यूक्रेन की फौज के कैंप में भूत और पिशाच की पूजा से जुड़े और भी कई सबूत दिए गए। कुछ दस्तावेजों पर लाल निशान भी दिखाए गए। दावा किया गया कि ये निशान खून से बनाए गए हैं और ऐसे निशान शैतान को बुलाने के लिए बनाए जाते हैं। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखे। दावा किया गया कि ये रूसी फौजी थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव जेड आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई, इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया